राम राम भाइयों और बहनों, आप सभी का पटवार 2025 70 डे हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पटवारी का एग्जाम हमारे मई महीने में होने वाला है और उस एग्जाम के अंदर हमारे 70 दिन और बाकी है। इसीलिए मैंने आज से 70 डे हार्ड चैलेंज आप सभी के लिए सामने रखा है। इस चैलेंज के अंदर कौन कौन मेरे साथ है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, 70 डे हार्ड चैलेंज यानी आपके जीवन के अंदर पटवारी बनने में सिर्फ और सिर्फ 70 दिन और बाकी है। ये हार्ड डे, ये हार्ड चैलेंज, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए है जो बच्चा, जो साथी मेरे पटवारी बनना चाहता है, जो मेरे साथ दिल से मेरे साथ 70 दिन तक मेरे साथ जो रहेगा, वो उसका हार्ड चैलेंज में कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, 70 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। आज हम पाठ्यक्रम के बारे में ये जानेंगे कि पाठ्यक्रम में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, गणित कितने नंबर की आएगी, रीजनिंग कितने नंबर की है, हाँ, इसी प्रकार जीके कितने नंबर की है, कंप्यूटर कितने नंबर की है, ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। दोस्तों, ये 70 डे हार्ड चैलेंज ये आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। ये 70 डे आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। यह चैलेंज कौन कौन लेना चाहता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन कौन मेरे साथ है इस 70 डे हार्ड चैलेंज में। दोस्तों, आप लोगों ने 75 हार्ड डे सुना होगा, पर हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 दिन ही बाकी है। ठीक है, 70 डे हमारे एग्जाम के अंदर बाकी है। तो इसी प्रकार से 70 डे हार्ड चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, जो भी मेरे सभी साथी जिन्होंने सेट एग्जाम दिया था, जिनका एग्जाम के अंदर रिजल्ट पॉजिटिव है, जिनका एग्जाम के अंदर जो एग्जाम में पास हो चुके हैं, हालांकि लगभग सभी बच्चे पास हो चुके हैं, उन सभी के लिए मेरा हार्ड चैलेंज है 70 डे। कौन कौन इस चैलेंज को लेना चाहता है, कौन कौन साथी मेरे साथ चलेगा, मुझे जरूर बता देना। अब हमारी 70 दिन तक रेगुलर कक्षाएं चलेगी इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, सुनील एकेडमी पर 70 दिन तक रेगुलर कक्षाएं चलेगी। इस 70 दिन के अंदर 70 डे हार्ड चैलेंज 70 दिन के अंदर कौन कौन मेरे साथ रहता है, उसका पटवार एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। उसका पटवार एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पटवार एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। क्यों, वो हम आगे जानेंगे। क्योंकि 2021 और 2024 हमारा 2024 वाला एग्जाम है, हालांकि 25 बोल दिया इसने, पर इन दोनों एग्जाम के अंदर हमारा सबसे कॉमन चीज क्या है, सबसे डिफरेंट चीज क्या है और कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज हम आगे देखेंगे और डिफरेंट चीज भी आगे देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो साथी मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ है वो मुझे जरूर बता देना। कौन कौन साथी मेरे साथ है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में और हमारे कौन कौन से टॉपिक सेम है, कौन से अलग है, कौन से हमारा एग्जाम जो टफ रहने वाला है तो किस प्रकार टफ रहने वाला है, वो सब अपन इसके आगे देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पटवार भर्ती 2025, हाँ, पटवार 2025 की विज्ञप्ति हमारी अभी जारी हो गई थी। इस भर्ती में हमारे कितने पद है, 2020 कितने पद दे रखे, 2020 दे रखे, जिसमें से हमारे नॉन टीएसपी और टीएसपी, नॉन टीएसपी में हमारे 1733 पद है और टीएसपी में 287 पद। ठीक है, टीएसपी नॉन टीएसपी आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ठीक है, और इन सभी के फॉर्म हमारे ऑनलाइन भरे जाएंगे, क्योंकि आजकल ज्यादातर फॉर्म मतलब 100% फॉर्म ही ऑनलाइन भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। कितने पद है हमारे पटवार भर्ती में, 2020। और अब आगे देखते हैं कि हमारे 2021 भर्ती में, हमारे 2021 भर्ती के अंदर हमारे 2021 भर्ती में कितने पद थे। दोस्तों, हमारे 21 भर्ती में कितने पद थे, 5610 पद। आप लोग देख लो कि कितने गुना पद है हमारे। देखो कहां 2020 और कहां 5610 पद। देखा जाए तो सीधा सीधा हमारे पास 3600 पद कम हो गए। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास 3600 पद कम हो गए। मतलब अब कंपटीशन उस भर्ती से बहुत ज्यादा रहने वाला है। उस भर्ती से, जो हमारे 2021 वाली भर्ती थी, उस भर्ती से कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। उससे ज्यादा रहने वाले की वजह से ही मैंने आप सभी के सामने 70 डे हार्ड चैलेंज रखा है। क्या रखा है मैंने, 70 डे हार्ड चैलेंज।
कौन कौन साथी मेरे साथ है मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों ये सभी इसका रिजल्ट हमारे आया था मई 2022 में। इस जो पटवारी भर्ती 2021 थी उसका रिजल्ट हमारा मई 2022 में आया था। ये रिजल्ट का अंदर ही है, ये रिजल्ट की ही कॉपी है, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर देख लो आप लोग कि इसका एग्जाम उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 23/10/2021 और 24/10/2021 को हुआ था, ठीक है। 23/10/2021 यानी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को इसका एग्जाम हुआ था। तो उस भर्ती में हमारे 5600 पद थे। अब आगे देखते हैं और इस भर्ती के बारे में। दोस्तों 2021 वाली भर्ती हमारी थी, 2021 वाली भर्ती है ना, उस भर्ती में हमारे 300 नंबर में से 300 नंबर है ना, 300 नंबर में से कितनी कट ऑफ गई थी? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, हाँ एमबीसी। तो देखो कि इन सभी की कट ऑफ कितनी गई थी, ये आप लोग एक तरह से देख लो, ठीक है। अब देखो जनरल 300 में से कब, जब 5600 पद है हमारे पास, तब इस 300 में से हमारी कट ऑफ कितनी गई थी? 226 जनरल की गई थी ये। और जनरल के अंदर वुमेन की कितनी गई थी? 217, ठीक है। और विडो की और जो हमारा डाइवोर्स है उनकी आप लोग देख लेना। और जनरल ईडब्ल्यूएस की गई थी 218, मतलब 6 नंबर का डिफरेंस है, सॉरी 8 नंबर का ना। पर अभी जैसे देखा जाए कि ओबीसी में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, 25 और 26 सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है दोस्तों, सिर्फ 1 नंबर का। मतलब उस 1 नंबर में जितने भी ओबीसी के बच्चे थे वो सारे के सारे आ गए। अब आप लोग देख लो कि कितना टफ कंपटीशन आप लोगों का रहने वाला है। इसी वजह से मैंने आप सभी के सामने ये 70 डे हार्ड चैलेंज रखा है, ताकि सभी बच्चे मेरे साथ लगे जाए, ताकि एग्जाम के अंदर तक, एग्जाम जब तक अपना हो उस समय तक अपना 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर सारा का सारा कंप्लीट कोर्स हो जाए, सारा का सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखते हैं भी आगे। देखो एमबीसी की गई थी हमारे 222, ठीक है, 222 ही या 212, शायद 212 गई अभी है ना, 212, ठीक है 212। और सहरिया और इसकी तो 86 गई थी। एसटी की गई थी हमारे 195 और एससी की गई थी हमारे 199, ठीक है। और एक सर्विसमैन की कितनी अपनी 148। तो दोस्तों आप खुद देखो कि हमारे अभी पद कितने हैं। हमारे सर अभी पद है कितने हैं, हमारे पद दे रखे 2020 और अभी चल रहा 2025, ठीक है। और अभी हमारे उस समय 2021 में कितने पद थे? 5500, सॉरी 5610 है ना, 5600 पद थे। तो हमारे देखा जाए तो सीधा सीधा 3500 पदों की कटौती करके उसने ये भर्ती निकाली है। और आप लोग खुद देखो कि अपना जो सेट का एग्जाम है, चलो आगे देखते हैं, एक बार समझ में आ गई। वैकेंसी के अंदर हमारे पटवारी 2021 के अंदर हमारा रिजल्ट क्या रहा? 300 में से हमारा रिजल्ट देख लो, 226 नंबर लाने वाला जनरल का बच्चा पास हो चुका है ना। 326 नंबर का अर्थ हो गया 3 का भाग दे इसके अंदर, तो कितना हो गया? मतलब 75% नंबर जनरल को चाहिए पास होने के लिए, और 74% नंबर किसको चाहिए? कम से कम 74-75 नंबर ओबीसी को। मतलब 75% से ऊपर नंबर अगर आपके आ रहे हैं पटवारी भर्ती में 100 में से, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मैं कहूं कि एसटी एससी, हाँ एसटी एससी ओबीसी जनरल, मतलब सभी को कम से कम ये मान लो कि आप लोगों के पास 65% नंबर तो होने ही चाहिए, 65% नंबर तो होने ही चाहिए, तब जाके आप लोग पास होंगे। चलो आगे देखते हैं कि पटवार 2025 में कितना कंपटीशन रहने वाला। तो देखो 2020, ठीक है, कितने पद थे हमारे? 2020। और अभी पद कितने? 5600। उस समय 2020 तो अभी हमारे 25 में, और 5600 पद थे 2021 में। सीधा सीधा हमारे 3600 पदों की क्या कर दी? कटौती कर दी, ठीक है। और हमारे सेट के अंदर लगभग कितने बच्चे पास हुए थे? 8 लाख बच्चे, ठीक है। 8 लाख बच्चे हमारे सेट के अंदर पास हो गए थे। अब आप लोग देख लो कि इस 8 लाख के अंदर अगर अपन 2000 का भाग लगाए तो कितना जाएगा बताओ? यानी 400 कैंडिडेट, 400 छात्रों, 400 विद्यार्थियों या 400 स्टूडेंट के मध्य सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होगा। यानी 400 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। अपन 400 में से अगर मोटा मोटा मान ले कि 200 बच्चे कम पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं, तो
200 ने अपन 300 मान लेते हैं ना, 300 बच्चे से मान लेते हैं जिनको कंपटीशन में कम नॉलेज होगी या जिन्होंने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, पर सेट पास हो गए, तो अभी 100 बच्चों में से एक का नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, 100 में से एक का नंबर आएगा, यानी कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, पर आप लोगों के लिए टफ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो किसके अंदर, मेरे 70 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर। अगर आप लोग शामिल हो तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप एग्जाम के अंदर कोई भी पेपर दोगे आप लोग अभी हमारे पटवारी का, तो उसके अंदर आराम से मैं कहता हूं कि 70% नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हो। 70% नंबर आप आसानी से ला सकते हो। क्यों ला सकते हो वो भी हम देखेंगे कि आप लोगों के 70% नंबर कैसे आएंगे और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है अपने इस एग्जाम की, ताकि आप लोग पटवारी के अंदर सेलेक्ट हो जाओ। दोस्तों कौन कौन सा आता है मुझे जरूर जरूर बता देना। चलो आगे देखते हैं। और देखो, हमारे जो विज्ञप्ति जारी हुई थी पटवारी 2025 की, उसके बारे में कुछ कुछ अपन जानकारी ले लेते हैं। चलो देखो एक बार, अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश क्या कि देखो, हमारे जो पटवारी का पद है उसको सेट के अंदर, सेट ग्रेजुएशन लेवल है ना, उसमें शामिल किया गया। और इसका जो 12/2/2025 को इसका क्या स्नातक का परिणाम जारी किया गया था। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सेट का एग्जाम के अंदर जो रिजल्ट आया था अभी हमारा, कब आया था? 12/2/2025, हमारी 12 फरवरी को आया था। उस रिजल्ट के अंदर जिस जिस बच्चे का नंबर आ रखा है वो सभी पटवारी की फॉर्म भरने के पात्र है, पर उसमें भी एक नियम डाल रखा है कि उसके पास योग्यता होनी चाहिए। देखो, फॉर्म तो आपने भर दिया और सेट भी पास कर ली, पर उस सेट के अंदर भी सेट की योग्यता अलग है, पर पटवारी की योग्यता भी अलग है। तो पटवारी की योग्यता आप लोगों में है या नहीं है वो देखो एक बार। आवेदक चयन के बाद जिस जिले विभाग में पदस्थापन चाहते हैं ना, जिस जिले में आपका जो देखो, ये सभी आप लोगों को ऑनलाइन भराए जाएंगे। क्या जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो सब ऑनलाइन भराए जाएंगे आप लोगों से क्रम वाइज, है ना, जैसे अजमेर है, जयपुर है, अलवर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, तो ये सभी भराए जाएंगे। और आपके नंबर जितने आपके मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर, उसी के प्रकार से ऑनलाइन मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होके आप लोगों को जिला अलॉट होगा। ठीक है, प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरे। जिन आवेदकों द्वारा जिला विभागों की प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है, यानी किसी ने अगर जिला नहीं भरा है तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी, यानी अपने राजस्व मंडल अजमेर द्वारा तय की जाएगी। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात राजस्व मंडल द्वारा मेट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार जिलों का आवंटन किया जाएगा। आवेदक जिलों विभागों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरें। मतलब ये सीधी सी बात है कि इसने एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो, किसका फॉर्म भर रहे हो, पटवारी का फॉर्म भर रहे हो, तो उसी के अंदर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बहुत अच्छे से भरनी है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सोच समझ कर भरनी है कि अपन को स्टार्टिंग में जैसे सीटें ज़्यादा कहाँ पर है, आप लोग रहने वाले कहाँ पर हो, कि आप लोगों को पोस्टिंग कहाँ पर चाहिए, हाँ, तो उसी अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारे बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, वो आउटसाइड एरिया जाता है हमारा रेगिस्तान इलाका, तो वहां पर सीटें ज़्यादा हो सकती है। पर आप लोग ऐसा नहीं कि बाड़मेर पहले भर दो, जैसलमेर पहले भर दो, हाँ, क्योंकि वो कौन भरेगा पहले? जो वहीं के हैं। आप लोग नहीं भरोगे, आप लोग उनको बाद में भरोगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जहां पर सीटें ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने फॉर्म भरने। और सबसे बेस्ट तो मैं बताऊं, जहां पर आप रहने वाले हो जिस जिले के, उसी जिले का फॉर्म पहले अपने को भरना है। चलो आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। और देखो, आवेदन तो आजकल पता है आप लोगों को कि 100% जो आवेदन होते हैं अपने, वो कहाँ से होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। वो किसके माध्यम से होते हैं? वो एसओसी के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वेतनमान। अब देखो, वेतन कितना मिलता है आप लोगों को पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा क्वेश्चंस होता है, बच्चों जहां से पूछते हैं कि सर इस पटवारी भर्ती में हमारा वेतन कितना होगा, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ये आप माना बता दे हो कि अरे बता दे वहां था ना कि नहीं बतावा, तो फिर कौन ना बतावा लाला हो। देखो, इसमें L5 मिलता है इसके अंदर, है ना। पटवारी है, एलडीसी है, और जैसे पटवारी है, एलडीसी है और कांस्टेबल है, तो इनकी जो बेसिक होती है वो कितनी होती है? L5, है ना। और प्रोबेशन बाद में 20,800 आप लोगों को प्रोबेशन बाद में बेसिक होती है, और उससे पहले आप लोगों की 13-14 हज़ार आप लोगों की बेसिक होती है। 13-14 हज़ार, मतलब 13-14 हज़ार नहीं, सॉरी 13-14 हज़ार आप लोगों की सैलरी होती है। 14-15 हज़ार आप लोगों की, मतलब जो नेट सैलरी मिलती है आप लोगों को, वो करीब 14-1 हज़ार के आसपास आप लोगों को मिलती है। ठीक है,
2 साल तक आप लोगों को 14,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप लोगों की बेसिक हो जाएगी 20,800, और 20,800 को अगर अपन किससे गुणा करें अपना अभी 63-64 से, ठीक है, तो उसी प्रकार करीब करीब आप लोगों का ना करीब करीब आप लोगों को 33 से 34 हजार रुपये आप लोगों को पटवारी के अंदर 2 साल बाद में मिलेंगे। ठीक है, 33 से 34 हजार रुपये आप लोगों को पटवारी के मतलब 2 साल बाद में मिलेंगे, और 2 साल तक आप लोगों को 14,000 रुपये मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, बोर्ड द्वारा जो L5 इसका अपन L5 में बोलते हैं इसको, L5 के अंदर बेसिक इसकी प्रोबेशन में कम होती है और प्रोबेशन बाद में 20,800 होती है। ठीक है, और धीरे धीरे 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल जुलाई के अंदर। ठीक है, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात जिला कलेक्टर है ना, जिलेवार मेरिट लिस्ट राजस्व मंडल द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा प्रोबेशनरी अपने आपको 2 साल तक क्या बोलेंगे, प्रोबेशनरी बोलेंगे, ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पश्चात मूल नियम 281 के अनुसार 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आप लोगों की जो ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों का कितना रहेगा, 6 महीने। मतलब जैसे आप लोगों का सपोज करो आज सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के 1-2 महीने बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पर भेज देंगे, है ना, ट्रेनिंग के अंदर। तो ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाएगा कि अपन को जो खेत वगैरह होते हैं खेतों में ले जाया जाएगा, तहसील में ले जाया जाएगा, कलेक्टर ऑफिस में ले जाया जाएगा, कि आप लोगों को रिकॉर्ड के अंदर अपन को किस प्रकार से भूमि का नापचोक करना है और किस प्रकार से नहीं करना है, और खातेदारी कैसे निकालते हैं, पट्टा कैसे नहीं करते हैं, किसी का नामांतरण कैसे निकालते हैं। तो वैसी चीजें जो पटवारी के अंदर काम आती है वो चीजें आप लोगों को 6 महीने में बताई जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। अब पात्रता क्या होती है इसकी? अरे पात्रता ये होगी कि ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता के पर दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक है। यानी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्लस RSCT होनी चाहिए। ठीक है, 2 सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और RSCT होनी चाहिए, बस यही तो पूछ रखा है। और बाकी चीजें तो जो मैं कहता हूँ कि 90% लोगों के पास ये चीजें है कि ग्रेजुएशन भी है, RSCT भी है, और बाकी ये चीजें हैं जो आप लोग देखो कि यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है, यानी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, RSCT कर ली है, तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका और डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपलोड करो। ठीक है, और यदि आप अंतिम वर्ष में हो, सपोज करो आप लोग 3rd ईयर में हो, तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है ना, 2nd ईयर की अंकतालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, यानी कि सपोज करो आपने 3rd ईयर में प्रवेश ले लिया है, 3rd ईयर में, है ना, तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है, यदि सपोज करो RSCT कर रहे हो और RSCT आप लोगों ने सपोज करो जैसे आज RSCT आप लोगों के पास नहीं है और RSCT आप कर रहे हो, तो RSCT की डिग्री कहाँ लोगों के पास है, क्या नहीं है, तो उसकी रसीद आप लोग अपलोड कर सकते हो। किसकी रसीद कर सकते हो? अपने RSCT की जो रसीद होती है ना, उसकी रसीद अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और इस आशय का नोटरी मतलब अपने स्टाम्प होता है 50 रुपये का स्टाम्प, है ना, STAMP 50 रुपये का नोटरी स्टाम्प होता है ना, वो अपलोड कर दो। सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व डिग्री हासिल कर लेगा। कौन सी? ग्रेजुएशन और RSCT। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है सर, आगे वो तो सिंपल सी चीज सर, माने या तो पता हो पहले से ही पता होता। आगे देखो, अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र डिब्बार घोषित किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, इन सभी का कहने का एक ही मतलब है कि आप लोगों की डिग्री है, आप लोग जो फोटो है, आप लोग जो दस्तावेज है, वो आप लोग अपलोड करो ना, एकदम यान को रहने चाहिए, जान को एकदम साफ सुथरा रहे। पता नहीं था ना, जान सपोज करो एक पेज है ना, जैसे ये एक पेज है, तो एकदम सिंपल सा पेज रहना चाहिए, एकदम सिंपल सा पेज रहना चाहिए। मतलब आप लोग जैसे फोटो खींचते हो ना, जैसे अपन PDF बनाते हैं सपोज करो किसी की, तो अपन डॉक स्कैनर का उपयोग करते हैं और एडोबी स्कैनर का प्रयोग करते हैं, तो वो PDF एकदम साफ होने चाहिए, या फोटो एकदम क्या साफ होनी चाहिए, ऐसे कटी फिटी नहीं होनी चाहिए जिस पर वाटरमार्क लगा हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब इतना सा है कि फोटो और अपनी जो डिग्री वगैरह है ना, वो एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए। अब भूतपूर्व सैनिक यानी कि अपने जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, 15 वर्ष की सैन्य योग्यता के उपरांत स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र है। मतलब उन्होंने अगर 15 वर्ष की सेवा पूरा कर ली तो इसका मतलब हो गया उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। क्योंकि देखो सैनिक तो अपन तो 12th वाले ही बन जाते हैं, पर अगर उसने 15 साल तक वहां काम कर लिया तो इसका मतलब हो गया उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, है ना। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर क्या लिखना है, वहां पे नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, ये एक्स सर्विसमैन है, और अगर इन्होंने एक्स सर्विसमैन में अगर 15 साल तक नौकरी कर ली तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली।
मतलब ये 15 साल की योग्यता को इसने क्या मान लिया, ग्रेजुएशन मान लिया। अब ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन में इनके पास तो डिग्री तो है नहीं, पर उस डिग्री वाले कॉलम में क्या लिखना है, नॉट एप्लीकेबल, और परिणाम में क्या लिखना है, ग्रेड का चयन कर उसमें एन लिखना है। ठीक है, ओके सर, आ तो चीज माने पहले ही पता है। अरे पता जब तो बता रही बताने। अब मैंने बताओ 75 हार्ड चैलेंज कौन दे रहा है आपको, सुनील सर, है नहीं, अपनी सुनील एकेडमी के नाम से अपना जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों को खुला चैलेंज दे रहा है। आज आप लोगों के पास खुला चैलेंज है कि 70 डे हार्ड चैलेंज में कौन कौन मेरे साथ है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों आज हम देखते हैं अपना पटवारी का सिलेबस कौन कौन सा है। इस पटवारी के सिलेबस में देखो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 25, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा, देखो 30, 15, 20, 25, 30, मतलब ये वाला वेटेज देखा जाए तो, मतलब मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी अपना गणित और रीजनिंग वाला है ना, मैथ्स और रीजनिंग, इसके अपने 45% आएंगे। ओ तेरी, है नहीं, मतलब अपने 30। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी, मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी कि अगर आप लोगों को 226 नंबर पे मेरी छुट्टी थी 300 में से, ये नहीं देखा जाए तो सीधा सीधा 75%। यस सर, अगर मैं ओबीसी का हूं तो मेरी 225 है। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर गणित कर लूं, मैं अगर रीजनिंग कर लूं तो मेरे तो सर 30% नंबर तो ऐसे आ गए। यस, अगर 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर सर मैं आपके साथ रह जाऊं तो मेरे 30% नंबर तो फ्री के आ गए। यस सर, तो सर मुझे 75% नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे सर 75% नंबर, 75 में से 30 गए तो कितना बचा सर, मुझे तो सर 45% नंबर ही लाना है सर, मुझे तो 45% नंबर ही लाना है। तो कौन कौन लाएगा, कौन कौन लाएगा, अब मुझे बताओ। सेट एग्जाम दिया क्या, हाँ सर मैंने दिया था। सेट एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत आती है क्या, जीके, इंग्लिश, हिंदी सब आती है क्या, हाँ सर वो सब तो मुझे आती है। अब देखो मुझे बताओ एक चीज, 30% नंबर फ्री फोकट के, फिर फोकट के नंबर 45 पर क्वेश्चन आएंगे इसके, और 90 नंबर के हैं ये। ठीक है, अब देखो हिंदी और इंग्लिश, अब देखो आप लोग हिंदी तो आती है तो अपर हिंदी के मान लेते हैं 7% नंबर, और तो कितने हो गए, इंग्लिश को आप लोग अभी छोड़ो है ना, 7% नंबर हो गए, तो सर 7% नंबर तो हो गए, 37% नंबर हो गए, 37%। अब देखो आप लोगों को जियोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, कल्चर आती है और पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, तो इस 20% में से आप लोग कम से कम 12-13% नंबर लिए होगे क्या, हाँ सर लिए आएंगे। तो देखो 30 और 7 और 13% नंबर हो गया सर। ये जो अपनी है ना जनरल साइंस में से अपन सर है ना 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे अपन, है ना 38 क्वेश्चन आएंगे सर, ये 38, तो सर हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी इंडिया की, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएंगे। तो सर 25 में से है ना सर मैं करीब करीब सर 17% नंबर तो मैं ले आऊंगा। लियोगे क्या, हाँ सर। तो देखो एक बार मेरी बात देखो, 30% नंबर तो ये हो गए, और 17 और 30 13 कितने हो गए सर, ये तो हो गया अपने कितना परसेंट नंबर हो गया, ये हो गया सर अपने 30%, और 7 ईयर है। और सर अपने कंप्यूटर ना सर, कंप्यूटर तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से एग्जाम में, तो 10 में से है ना 10% नंबर में से सर मैं आराम से 7% नंबर तो मैं लिया हो कि हाँ सर लिया हो। तो बताओ देखो 7%, देखो 30 ही हो गया, 30 ही हो गया, ठीक है, और 7 ही हो गया, ठीक है, जोड़ो भाई जोड़ो, 17 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 7 कितने हो गए, 7 दूनी 14, और सर 74% नंबर हो गया सर हमारा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आप लोग 70 डे हार्ड चैलेंज में अगर मेरे साथ हो तो आप लोगों के 74% नंबर तो टन टनाटन टन टन टारा, मतलब कंप्लीट हो गया है, मतलब 74% नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आप लोग सिलेक्शन से सिर्फ 1% नंबर ही दूर हो, और वो 1% नंबर किससे आ जाएगा, इस 70% हार्ड, इस 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस 70 डे हार्ड चैलेंज में ही आप लोगों का 74% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर 74% सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हुआ सर मैं पटवारी बनने के लगभग करीब करीब हूं, क्योंकि 30% नंबर जो हमारे गणित और रीजनिंग के हैं, यानी 45 क्वेश्चन है, यानी 90 नंबर है, वो कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, वो कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को पता है कि कंपटीशन है ना कितने बच्चों में है, कम से कम ये मान लो कि 300 प्लस बच्चे आप लोगों के साथ है, तो 300 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, और अगर एक बच्चे का 300 में से एक सिलेक्शन होगा तो इसका मतलब हुआ कि कंपटीशन बहुत हार्ड रहने वाला है, और कंपटीशन हार्ड है तो आपको पता है इस 70 डे हार्ड चैलेंज में सभी लोग शामिल नहीं होंगे, और जो शामिल होंगे वो सभी सक्सेस हो जाएंगे। चलो सिलेबस के बारे में और आगे चर्चा करते हैं, ठीक है।
अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, अब देखो ये हमारा कितना टॉपिक है, इसमें से 25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 25% नंबर आएंगे, और परसेंट का मतलब हो गया हमारे 38 क्वेश्चंस आएंगे। ये तो क्वेश्चंस और ये परसेंटेज। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से हमारे टॉपिक है, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। किसके साथ देखोगे, सुनील एकेडमी के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान का मतलब हमारे छोटे मोटे जो हमारे जैसे कार्बन हो गया है, और कौन से हो गए, रासायनिक अभिक्रिया आ गई है, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है ना, परमाणु अणु आ गया, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो हमारे याद रखने हैं। मानव शरीर आ गया, हाँ, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से नहीं होती, आहार एवं भोजन है, और स्वास्थ्य देखभाल। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो अपन देखेंगे एक बार। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो ये भी हमारे भारत के संबंधित में आ गया, और ये किस में आ गया, ये भी भारत के संबंधित में आ गया। विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये अपने भारत के संबंध में आ गया। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, और समसामयिकी घटनाएं, यानी कि हमारा करंट आ गया। तो इन सभी में से हमारा 38 क्वेश्चन आएंगे। सर 38 क्वेश्चन आए तो अपन कितने करेंगे, अरे आप लोग आराम से 30% तो कर दोगे, मुझे पता है कर लोगे आराम से, मुझे पता है। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर आ गए ना, इस सर्कल में जो घुस गया ना, उसका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी अपनी है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति एवं राज्य व्यवस्था। अब इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, सर इससे आएंगे अपने 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या, सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से अपने, और 20% सिलेबस है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल आ गया, राज्य विधानसभा आ गई अपनी, उच्च न्यायालय आ गया अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग आ गया अजमेर वाला, और जिला प्रशासन आ गया अपना कलेक्टर वाला। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग आ गया अपना, राज्य निर्वाचन आयोग आ गया, लोकायुक्त आ गया, ठीक है, सूचना आयोग आ गया, और लोक नीति आ गई। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें से 3-3 क्वेश्चन अपने आराम से मान लो। और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा आ गया, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक नेतृत्वकरण आ गया। ठीक है, लोक कलाएं, चित्रकला एवं हस्तशिल्प एवं लोक स्थापत्य, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। मेरे त्योहार, लोक संगीत, लोकगीत है, ये अपने कला संस्कृति से आ गया। राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, ये अपना संस्कृति से आ गया। ठीक है, और ये अपना करंट से आ गया, और पर्यटन ये अपना भी किस करंट, जो अपना पर्यटन है वो किससे आ गया, संस्कृति से आ गया। राजस्थान का धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोकगीता, ये अपना किससे आ गया, संस्कृति से आ गया। ठीक है, तो ये अपना जो राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है और राजव्यवस्था है, तो इससे अपने 30 प्रश्न आने वाले हैं, और 20% सिलेबस। और 30 में से आराम से मुझे पता आप लोग 25 के आसपास, ये मतलब 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तो आप लोग कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि आप लोग इस 70 डे हार्ड चैलेंज में आ चुके हो। ठीक है, अब अपने हिंदी के अंदर देखते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं, देखो हिंदी और इंग्लिश के है ना, हमारे 22 क्वेश्चन आएंगे, है ना। हिंदी और इंग्लिश के हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, और कितना परसेंट है, 15%। यानी आप लोग ऐसे मान लो कि 10-12 क्वेश्चन अपने हिंदी के, और 10-12 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें डिवाइड कर लेंगे कि 10 देना है, 12 देना है। ठीक है, अब जैसे अपन देख लेते हैं कि संधि विच्छेद आ गया, ठीक है, और उपसर्ग प्रत्यय आ गया, ठीक है, पद विग्रह आ गया, शब्दों का अर्थभेद आ गया, पर्यायवाची आ गया, विलोम शब्द आ गया, शब्द शुद्धि आ गया, वाक्य शुद्धि आ गया, और व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण आ गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, वनवर्ड आ गया। परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन संबंधित अग्रही शब्दों, ठीक है, समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति आ गया। मतलब करीब करीब देखा जाए तो अपने कंप्लीट हिंदी दे दी, कंप्लीट हिंदी दे दी। और मुझे लगता है कि हर टॉपिक से कम एक प्रश्न बन गया, हर टॉपिक से एक प्रश्न इसने दे दिया। दोस्तों मुझे लगता है कि हिंदी तो आप लोगों को पढ़ी ही रखी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे हिंदी के 10-11 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आराम से 8 से 9 प्रश्न आप लोग आराम से कर दोगे। 8-9%, मुझे पूरा विश्वास है कि 8-9% आप आराम से कर दोगे। अब थोड़ा सा देखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर अपने अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन, ठीक है, ठीक है, और अपने कॉमन एरर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन एरर, ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, और फ्रेज, अपने आइडम फ्रेज, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स है ना, और आइडम फ्रेज। तो ये आइडम फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम्स, ये तो देखो इसमें से देखो, अब आप लोग गौर करके देखना, इसमें से एक पैसेज आएगा, इसमें क्या करेगा, इसमें से एक पैसेज आ गया, ठीक है, तो इसमें 5-6 क्वेश्चन दे देंगे, 5 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके आगे, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, तो कितने हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इन 11 में से मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर दोगे,
क्यों कर दोगे? क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है, और एडम फ्रेज भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो जैसे आप लोगों ने सेट का एग्जाम दिया है और पहले भी एग्जाम दे रखे होंगे, तो जितनी इंग्लिश पढ़ रखी है ना आप लोगों ने, उतनी आप लोगों के लिए सफिशियंट है, ठीक है। अब देखते हैं गणित के, और ये देखो ये 30% सिलेबस है, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे। और तेरी भयारे, मतलब आप लोगों के पास एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि अगर आप लोगों ने अगर गणित को अच्छे से पढ़ लिया जी, और अगर आप लोगों ने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ ली, तो मैं कहता हूं कि 45 क्वेश्चन, ओ तेरी 45 क्वेश्चन कम होते हैं क्या दोस्तों? 45 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? 45 क्वेश्चन का मतलब हो गया आप लोगों ने 30% सिलेबस तो यही कवर कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? 30% सिलेबस। अब देखो गणित के अंदर हमारी गणितीय संक्रिया आएगी, है, औसत, एवरेज, अनुपात, मतलब अपने रेशियो प्रोपोर्शनल, और क्षेत्रफल आयतन के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज, एक नियम और लाभ हानि। तो ये तो देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है जिनको मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले इस अपने 70 डे हार्ड चैलेंज में करवा दूंगा। इस 70 डे हार्ड चैलेंज में आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दूंगा। इस कंप्लीट सिलेबस की आप लोगों को क्या दूंगा? मैं बुकलेट दूंगा। मतलब जो बुकलेट होती है ना, वो बुकलेट प्रोवाइड कर दूंगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स की। जैसे अपने गणित संक्रिया आ गई, औसत आ गया, अनुपात आ गया, क्षेत्रफल एवं आयतन आ गया, परसेंटेज आ गया, SICA आ गया, एक नियम आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो इन सभी की आप लोगों के पास बुकलेट रहेगी, प्रैक्टिस बुकलेट रहेगी। उस प्रैक्टिस बुकलेट से कोई प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप लोगों के पास कौन है? मैं हूं, और मैं हूं तो आप लोगों के पास पता है 70 डे हार्ड चैलेंज, ठीक है। अब देखते हैं रीजनिंग के अंदर श्रृंखला बनाना, चित्र मैट्रिक्स वगैरह दे देंगे उसके अंदर। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आ गया, ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष आ गया, ठीक है, कोडिंग आ गया, दिशा बोध परीक्षण आ गया, दिशा वाला, बैटरी व्यवस्था वाला आ गया, इनपुट आउटपुट वाला आ गया, संख्या क्रम में समय अनुक्रम आ गया, ठीक है, निर्णय लेने वाला आ गया, शब्दों के तार्किक व्यवस्था वाला आ गया, और लुप्तप्राय अक्षर संख्या को सन्निहित करना। अब ये तो हिंदी में ले रखे मैंने, ठीक है। अब इंग्लिश में भी अपन इसको देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखने का इतना सा पता था कि आप लोगों को हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इस 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर अपन सभी चीजों को देखेंगे। खास तौर से मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप लोगों का 45 क्वेश्चंस जो अपने गणित और रीजनिंग के हैं उनको मैं कंप्लीट करवा दूं। क्यों? क्योंकि 30% सिलेबस कंप्लीट कम नहीं होता। ये 30% सिलेबस आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, 30% सिलेबस को करवाना। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो पटवारी साथी है उनको गणित नहीं आती है। उनको जीके करवा लो, आप करंट करवा लो, हिंदी करवा लो, कंप्यूटर करवा लो, राजस्थान जीके करवा लो, इंडिया जीके करवा लो, सब करवा लो, पर मुझे पता है मेरे जो साथी है उनको गणित नहीं आती। और मैं कह दूं इन 8 टॉपिक से कम ये मान लो आप लोग कम से कम 30 प्रश्न आएंगे। 8 टॉपिक से 25 से 30 प्रश्न, यानी 25 से 30 प्रश्न इस गणित से आने वाले हैं। दोस्तों देखो 2016 वैकेंसी थी ना, 2016 वैकेंसी, उस 16 वाले वैकेंसी में 50 प्रश्न गणित के आए थे। उस समय रीजनिंग नहीं थी। पर अब इस वैकेंसी में पैटर्न चेंज कर दिया, 2021 वाली भर्ती में भी पैटर्न चेंज कर दिया, और इस अपने 25 वाली वैकेंसी में पैटर्न चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया पैटर्न? क्योंकि उसने रीजनिंग डाल दी। पर 2016 वाली वैकेंसी थी उसमें डायरेक्ट 50 प्रश्न अपने गणित के दे रखे थे। 50 प्रश्न गणित के, हिंदी के जैसे दे रखे थे, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे देखते हैं। और कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी आएगी? कंप्यूटर की विशेषता आएगी, कंप्यूटर संगठन, रैम रोम आ गया, फाइल सिस्टम आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गया। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जैसे आउटपुट डिवाइस अपने एक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये कौन कौन से आउटपुट डिवाइस आ गया, ठीक है। डिवाइस सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के संबंध में सॉफ्टवेयर कौन कौन से? जैसे अपने अब जैसे एरिया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है, स्प्रेडशीट कहाँ होती है? गूगल के अंदर। स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक्सेल बोल रखा है ना, एक्सेल और स्प्रेडशीट। और देखो एक्सेल किसमें बनता है? ये MS वर्ड में बनता है। और जो स्प्रेडशीट बनती है ना वो गूगल के अंदर बनती है। देखो आप लोग है ना गूगल ये देखनी हो ना, जैसे आप लोग MS वर्ड देखना हो और एक्सेल शीट देखनी हो, तो MS वर्ड और एक्सेल तो अपने मोबाइल के अंदर कम ही खुलते हैं। पर जो स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट आप लोगों की जैसे गूगल ड्राइव होती है ना, गूगल ड्राइव, उसके अंदर जैसे आप लोग मोबाइल के अंदर तो खुलती नहीं है, पर आप लोग चाहो तो इसको अलग से अपने यह होता है गूगल का, ये
पर देखो एक्सेल और स्प्रेडशीट में एक अंतर ही होता है कि एक्सेल शीट सिर्फ अपने कंप्यूटर में काम करती है, और जो स्प्रेडशीट है ना उस पर आदमी, कितने ही आदमी, मतलब हजारों और लाखों आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। इस स्प्रेडशीट पर एक साथ हजारों आदमी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली टाइम टेबल, आप लोगों का डेली टाइम टेबल, डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों अपन देखो कि एक एवरेज बच्चा, जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर एक एवरेज बच्चा अगर दिन के 24 घंटों में से अगर मैं कहूं कि वो 7 घंटे, मैं मान लेता हूं कि वो 8 घंटे सोता है, क्यों, और 8 घंटे सोना भी चाहिए। जैसे इस 24 घंटे में से मैं बता देता हूं आप लोगों का शेड्यूल। देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने का, ठीक है, ठीक है, और 10 घंटे, 10 से 11 घंटे पढ़ाई। मैं तो कहता हूं कि 12 घंटे पढ़ाई कर लो आप लोग, 12 घंटे पढ़ाई, 12 घंटे क्या करनी है आप लोगों को, पढ़ाई करनी है। दोस्तों अब देखो मॉर्निंग में, जैसे आप लोग जैसे मॉर्निंग के अंदर हो गया, मॉर्निंग में आप लोग क्या कर लो, सुबह 6 बजे उठ जाओ, ठीक है, सुबह 6 बजे उठ गए, हाँ सर, अपन ने जैसे 1 घंटा आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर ली और चाय पानी पी लिया, तो 6 से लेकर 7 बजे तक कुछ कर लिया, और 7 से लेकर क्या कर लो, 11 बजे तक पढ़ लो, तो 4 घंटे तो ही कंप्लीट हो गए। 7 से लेकर 11 बजे तक पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया 11 बजे तक, अब क्या करो, खाना खा लो, हाँ सर खाना खा लिया, अब क्या कर लो, खाना खा के मतलब 1-2 घंटे रेस्ट कर लो ना, खाना खा के पढ़ाई कर लो, अपना वो शेड्यूल सबका है। और मैं कहूँ ना कि दिन में है ना, दिन में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, दिन में कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटा दिन में सोया करो। दोस्तों मैं पर्सनली बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे पे लागू होता था उस समय, आप लोग में से अगर जो दिन में सोता है ना, जो दिन में सोता है उसका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, उसका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, जैसे मान लो सुबह उठने पर रहता है। अगर कोई दिन में सोता नहीं है ना, तो ये मान लेता हूँ कि मैं उसको, मतलब बोलते हैं ना दिन सोता नहीं तो वो पढ़ाई करने के बाद तो उसको मतलब सर दर्द होने लग जाता है। दिन में जो सोता है ना 2 घंटा पढ़ाई करने वाला बच्चा, तो ये मानता हूँ कि उसको 100% वापस एनर्जी मिल जाती है। बोलते हैं ना पेट्रोल डीजल बनवाने के बाद गाड़ी में एनर्जी मिल जाती है वैसे, ठीक है। तो सुबह सुबह आप लोग 4 घंटे पढ़ लो, फिर क्या कर लो, 2 घंटे सो जाओ और 1 घंटा अपना खाने पीने का मान लेते हैं। फिर जैसे 2 बज गए, है ना, दो से लेकर 6 बजे तक बस पढ़ाई कर लो, 2 से 6 बजे तक पढ़ाई कर लिया सर, 4 घंटे हो गए, हाँ सर। फिर 1 घंटा जैसे खाना पीना हो गया, और फिर क्या कर लो आप लोग अपने, फिर क्या कर लो आप 4 घंटे शाम को कर लो। समझ में आ गई मेरी बात कि आपको 4 घंटे सुबह करनी है, मॉर्निंग में 4 घंटे, और दिन में 4 घंटे, और नाइट में 4 घंटे, ठीक है। और शेड्यूल तो पता ही है आप लोगों को, दिन में 1-1.5 घंटा 2 घंटा पक्का पक्का सोना आप लोगों को। मैं खुद कह रहा हूं, जिसने नहीं सोया ना, जो बच्चा सोया नहीं ना, वो मान लेता हूं कि पढ़ाई कर ही नहीं रहा वो सही तरीके से। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 4 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर दिन में भी 4 घंटे, आप लोग समझकर 12 घंटे लगातार पढ़ाई कर लोगे ना, तो कुछ याद ही नहीं होगा, और रात को सोओगे तो आपको चक्कर आएगा। अरे मैं कहता हूं कि अगर जो बंदा सोता है ना दिन के अंदर, पढ़ाई करने वाला बच्चा सामान्यतः कम से कम सोना चाहिए 1-2 घंटे आराम से सोने के बाद पढ़ो। देखो आप लोगों को पता लग जाएगा कि अगर आप लोगों को सपोज करो सोते नहीं हो और फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं, फिर नहीं सर मुझे सोना नहीं है, मैं कहता हूँ कि सो आराम से, 2 घंटे सो और उसके बाद पढ़ाई करो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ आप लोगों के कि सर टीचर हो आप, तो है ना, मैं स्टूडेंट ही हूँ, आप लोगों के साथी, आप लोगों का साथी हूँ सुनील सैनी, ठीक है। जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, टीचर होता है तो वो टीचर ऐसा नहीं कहता कि सो, मैं कहता हूँ सो, क्यों, क्योंकि सोने पर ही एनर्जी मिलती है, ठीक है। देखो अब आप लोगों को, जैसे मैं कहता हूं कि आप लोगों को कम से कम है ना, इन 12 घंटे में से कम से कम आप लोगों को 3 घंटे ना गणित रीजनिंग को देनी है। 3 घंटे गणित रीजनिंग को आप लोगों को देना ही देना है, हाँ सर दे लेंगे। और मैं कहता हूं कि जैसे आप लोगों के पास 15 क्वेश्चन आएंगे इस कंप्यूटर के, तो मैं कहता हूं कि 1 घंटा इसको पढ़ लो, हाँ सर पढ़ ले, मैं क्या दिक्कत आ रही, माँ के बाद 4 घंटे हो गए। और हिंदी इंग्लिश को आप लोग क्या पढ़ो, हिंदी इंग्लिश को पढ़ो 2 घंटे, हाँ सर 6 घंटे हो गए, अब क्या दिक्कत है, अब क्या करना है हमको बताओ, अब 3-3 घंटे इन दोनों को पढ़ लो। देखो मेरी बात सुनो, इस 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर है ना, आप लोगों को ये रूटीन डेली रखना है, ये रूटीन डेली रखना है कि सर मैं आप लोगों के साथ हूं तो आप भी मेरे साथ रहोगे। मैं आप लोगों के साथ हूं कि नहीं हूं बताओ, हूं ना, हाँ सर। देखो इस 70 डे हार्ड चैलेंज में आप लोगों को डेली रूटीन, देखो
जितना भी याद होता है, ऐसा नहीं कि सर मैं तो पूरा चैप्टर पूरा पढ़ूंगा अभी, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब जैसे इसके अंदर ना, अब आप लोग सपोज सर इसके अंदर तो है ना हिंदी इंग्लिश सारी, देखो इसके अंदर रीजनिंग और ये तो चलो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया सर, ये भी बढ़ जाएगा। इसके अंदर कैसे बांटेंगे सर? राजस्थान का भूगोल भी है, इतिहास भी, संस्कृति भी, राज्यव्यवस्था भी है, इसमें कैसे बांटेंगे? अरे इसमें तो कैसे बांटना है, जिसमें आप लोग जैसे सपोज करो राजस्थान, अब आप लोग बताओ मुझे भूगोल पढ़ा हुआ नहीं है कि आप लोग का? हाँ सर। इतिहास पढ़ा हुआ है कि नहीं है सर। संस्कृति और राज्यव्यवस्था पढ़ी है कि नहीं है सर? पढ़ी हुई है। राज्य सामान्य विज्ञान पढ़ी हुई है कि नहीं है? हाँ सर। भारतीय इतिहास, राज्यव्यवस्था, भूगोल, सामान्य ज्ञान और करंट पढ़ी हुई है या नहीं है सर? पढ़ी हुई है। पर आप लोगों को बताऊं क्या करना है डेली, मतलब मैं कहूँ कि जैसे आप लोगों के पास इतनी सी किताबें है ना, तो डेली एक ही घंटा सबको पढ़ लो बल्कि, क्योंकि डेली पढ़ने से आप लोगों का दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। डेली पढ़ने से आप लोग कोई चीज़ भूलते नहीं हो। आपको पता है जैसे आप लोग गणित पढ़ोगे रोज, रीजनिंग पढ़ोगे रोज, तो आप लोग एग्जाम में सोचोगे सर ये तो अपन ने कल ही पढ़ा था, ये तो अपन ने परसों पढ़ा था, ये तो अपन ने 5 दिन पहले पढ़ा था। और अगर आप लोग एक साथ पढ़ोगे तो एक साथ बर्डन आता है अपने सर पे, एक साथ अपने सर पे बर्डन आता है, और जैसे ही बर्डन आएगा आप लोग उस चीज़ को आप लोग झेल नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो गणित को और रीजनिंग को आप लोग कम से कम 3 घंटे देने ही देने हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे कहने के अकॉर्डिंग 3 घंटे तो आप लोग गणित रीजनिंग को दो। ठीक है, और जैसे आप लोग 1 घंटा हिंदी पढ़ लो और 1 घंटा और ये पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में आराम से आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ रखी आप लोगों ने। और 1 घंटा ही कंप्यूटर पढ़ लो, तो 6 घंटे में आप लोगों का कितना परसेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया सर? 55% सिलेबस तो अपना ये 6 घंटे में हो गया। अब बच्चा कितना सर? 45% सिलेबस और बचा। ठीक है सर, 45, एक मिनट को, हाँ 45% सिलेबस और बचा है। और 45% सिलेबस में आप लोगों के 6 घंटे काफ़ी नहीं है क्या? है सर 6 घंटे काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं स्टडी प्लान। दोस्तों इस 70 डे हार्ड चैलेंज में, इस 70 डे इस 70 डे हार्ड चैलेंज में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? हम गणित पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इन गणित और रीजनिंग को तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा करूंगा, क्योंकि ये अपना 30% सिलेबस और 45 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 90 नंबर। ठीक है, 45 क्वेश्चन और 90 नंबर है मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, तो मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों गणित के अंदर आप लोगों को सभी को मैं पर्सनली बुकलेट, मेरी हाथ से, मेरी हैंड रिटन है ना, मेरी हैंड रिटन बुकलेट दूंगा। ठीक है, मेरी हैंड रिटन डिजिटल बुकलेट, राजस्थान की पहली डिजिटल बुकलेट, ऐसी बुकलेट जिसके अंदर सभी के प्रश्नों के सॉल्यूशन रहेंगे, सब कंप्लीट थ्योरी रहेगी, कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे, और सभी प्रकार के टाइप को मैं इसमें शामिल करूंगा। दोस्तों ऐसी बुकलेट आप लोगों ने आज तक राजस्थान में देखी नहीं होगी, क्योंकि बुकलेट एकदम शानदार बुकलेट बनाऊंगा मैं। आप लोगों के पास मैथ और रीजनिंग के लिए 70 दिन है, और 70 दिन में डेली एक क्लास लेंगे अपन। ठीक है, और मैं कहता हूं कि जैसे सपोज करो एग्जाम टाइम में अपन दो क्लास, तीन क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, तो 70 दिन में अपनी आराम से 100 क्लास के आसपास हो जाएगी। 70 दिन में 70-80 क्लासें हो जाएगी। किसकी? पटवारी की। और पटवारी का चैलेंज जो मेरा स्वीकार करना चाहता है, जो मेरे साथ है इस 70 डे स्टडी प्लान के अंदर। ठीक है, इस स्टडी प्लान में देखो गणित और रीजनिंग। ठीक है, इसी के साथ मैं सपोज करो करंट भी पढ़ा सकता हूं। करंट अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं करंट पढ़ा दूंगा, और कंप्यूटर। ठीक है, इसी के साथ राजस्थान जी के, इंडिया जी के मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। पर मैथ और रीजनिंग के लिए तो आप लोगों को कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पटवारी भर्ती का 100 में से 30% सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी अब मैंने उठा ली है। मैंने अपने कंधों पर, इस कंधे पर अभी कुछ वजन नहीं था, आज मैंने अपने कंधों पर इस 70 डे हार्ड चैलेंज को ले लिया है। अगर मैंने अपने कंधों पर 70 डे हार्ड चैलेंज को ले लिया है तो दोस्तों उठाना तो पड़ेगा, है ना, उठाना तो पड़ेगा। अब इस चैलेंज के अंदर मेरे साथ साथ कौन है मुझे जरूर बता देना, क्योंकि ऐसा चैलेंज राजस्थान में किसी ने आप लोगों को दिया नहीं है। मेरा आप ओपनली चैलेंज आप सभी को कि 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर मेरे साथ देकर बताओ, मैं आप लोगों को पटवारी बना दूंगा। दोस्तों इस 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर जो भी मेरे साथी है, जो भी मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन कौन मेरे साथ रहना चाहता है। कल से आप लोगों की 70 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, और उसी स्टार्ट होने के साथ साथ
स्टार्ट होने के साथ साथ आप लोगों को इसका गणित और रीजनिंग का मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगा, बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा। और 70 डे हार्ड चैलेंज के अंदर सभी बच्चे जो मेरे साथी हैं वो तैयार रहें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब 70 डे हार्ड चैलेंज का पहला चैप्टर हमारा परसेंटेज। कल हम इसकी पहली क्लास लेंगे और डे 1 से लेकर डे 70 तक आप लोगों के मैं साथ रहूंगा। दोस्तों इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।